नमस्कार दोस्तों, मैं शिवमन सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग प्लस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पुनः एक नए विषय की ओर ले जाने के आया हूं। आज का विषय प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट से संबंधित है। जब भी हम प्रोविजन ऑफेंडर की बात करेंगे तो 360 CRPC और 361 CRPC की बात करना अनिवार्य है, क्योंकि 360 CRPC के उपबंध भी प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट से मिलते हैं। जहाँ पर प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट लागू होगा वहाँ पर 360 CRPC के उपबंध नहीं लागू होंगे। तो आइए इसके क्लास 1 को पढ़ करके समझने का प्रयास करते हैं। 360 CRPC का जो मार्जिनल नोट है वो ऑर्डर टू रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट और आफ्टर एडॉमिनेशन है। जब किसी अभियुक्त को छोड़ा जाएगा तो दो तरीके से छोड़ा जाएगा। एक तो गुड कंडक्ट पर छोड़ा जा सकता है, प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पर, दूसरा एडॉमिनेशन की। क्लास 1 में इसमें क्या लिखा है? क्लास 1 में लिखा है कि व्हेन एनी पर्सन नॉट अंडर 21 ईयर ऑफ एज इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विथ फाइन ओनली और विथ इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म ऑफ 7 ईयर और लेस, और व्हेन एनी पर्सन अंडर 21 ईयर ऑफ एज or any woman is convicted of an offence not punishable with death or imprisonment for life and no previous conviction is proved against the offender, if it appears to the court before he was convicted regarding being had to the age, character, antecedents of the offender and to the circumstances in which the offence was committed, that is, it is expedient that the offender should be released on probation of good conduct, the court may, instead of sentencing him at once to any punishment, direct that he is released on his entering into bond with or without surety to appear and receive sentence when called upon during such period, not exceeding 3 years, as the court may be direct, and in the meantime to keep the peace and be of good behavior। क्या कह रहा है यहाँ पर? प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट्स का लाभ देने के लिए अपराध को एज के अनुसार बांटा गया है, यानी कि 21 साल के ऊपर का जो अपराधी होगा उसके लिए क्या नियम है और 21 साल के नीचे का जो अपराधी होगा उसके लिए क्या। तो सर्वप्रथम हम 21 साल के ऊपर के अपराधी की बात करते हैं जिन्हें प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट या 360 CRPC का लाभ मिल रहा है। जो 21 साल के जो ऊपर का अपराधी है तो उसमें केवल 7 साल तक के जिन अपराधों में 7 साल तक की सज़ा का प्रोविज़न है उन्हीं में ही उसको प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का लाभ मिलेगा, या फिर 7 साल के नीचे का अपराध है, या फिर विद फाइन, यानी कि उसको फाइन से संबंधित कोई अपराध है, यानी जिसमें जुर्माना सिर्फ लगाया गया है, जुर्माने से संबंधित अपराध है, तो उसमें प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर का लाभ दिया जा सकता है। यदि 21 साल से नीचे कोई अपराधी है तो उसमें अगर यदि महिला कोई अपराध करती है तो महिला किसी भी उम्र की हो लेकिन उसने डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट से संबंधित कोई अपराध न किया हो, और यदि 21 साल से नीचे कोई अपराधी है जिसने डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट से संबंधित कोई अपराध नहीं किया गया है और उसकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है, तो उस परिस्थिति में न्यायालय क्या करेगा? वो अपराध की परिस्थितियों को देखेगा, उसकी एज को देखेगा, उसके चरित्र को देखेगा और उसके एंटीसीडेंट यानी पूर्व व्रत को देखेगा। उसके बाद वो फैसला लेगा कि इसको प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट पे छोड़ना है या नहीं है। और यदि वो निर्णय लेता है किसी प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट पे छोड़ना है तो उस परिस्थिति में उसको विद और विदाउट श्योरिटी छोड़ा जा सकता है। और जब भी प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट पे छोड़ा जाएगा तो 3 साल तक का जो है श्योरिटी उसको देनी पड़ेगी। जो अधिकतम है वो 3 साल तक है, वो 3 साल तक के उसके गुड बिहेवियर को देखेगा। अब प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट का लाभ, यानी कि प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का लाभ या 360 CRPC का लाभ ट्रायल के किस स्टेज पर दिया जाएगा? ये तब दिया जाएगा जब ट्रायल में कन्विक्शन हो जाता है। जब कन्विक्शन के बाद जब भी जजमेंट दिया जाता है तो जजमेंट 2 पार्टों में होता है, एक तो कन्विक्शन, दूसरा सेंटेंस। तो कन्विक्शन के बाद जब सेंटेंस पर सुना जाना है उसके पहले प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का लाभ अभियुक्त को दिया जाता है या फिर नहीं दिया जाता है, और अगर दिया जाएगा तो उनमें कौन कौन सी परिस्थितियाँ होंगी वो मैंने भी आपको बताई। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का लाभ यानी प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट पे छोड़ा गया और 3 साल का उसने श्योरिटी दी कि 3 साल तक उसका बिहेवियर ठीक ठाक रहेगा।
और यदि इन 3 सालों के दौरान वो पुनः आपराधिक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो जाता है या कुछ ऐसी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने लगता है जो कि प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट में दिए गए बांड को ब्रीच करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में तो उसको पुनः पॉइंट ऑफ सेंटेंस पर सुना जाएगा और उसको सज़ा सुना दी जाएगी। तो ये है पूरा मामला। अब इसके प्रोविज़न को पढ़ते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रोविज़न से पढ़ने से पहले एक बार इसका हिंदी वर्जन एक बार आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है, ताकि यदि आपके दिमाग में कुछ भ्रांतियाँ हों तो वो क्लियर हो जाए। जब कोई व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम आयु का नहीं है केवल जुर्माने से या 7 वर्ष या उससे कम अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषित किया जाता है, अथवा जब कोई व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम आयु का है या कोई ऐसी स्थिति जो अपराध के लिए जो मृत्यु आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है दोषित की जाती है और अपराधी के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि साबित नहीं की गई है, तब यदि न्यायालय को उसके समझ उसे दोषित किया गया है तो फिर अपराधी की आयुशील पूर्ववृत्त को और उन परिस्थितियों को जिनमें अपराध किया गया ध्यान में रखते हुए ये प्रतीत होता है कि अपराधी को सदाचरण की परीक्षा पर छोड़ देना समीचीन है, तो न्यायालय से तुरंत दंडादेश देने के बजाय निर्देश दे सकता है कि प्रतिभूत सहित या रहित उसके द्वारा बंधपत्र लिख दिए जाने पर छोड़ दिया जाए और वह बंधपत्र 3 साल से अधिक का नहीं होगा। इतनी अवधि के दौरान जितनी न्यायालय निर्देश करे बुलाए जाने पर वो हाजिर होगा और दंडादेश पाएगा। इसी बीच परशांति कायम रखेगा और सदाचारी बना रहेगा। तो ये वही बातें हैं जो इसका हिंदी वर्जन था, इस पढ़ने से पहले जो मैंने आपको समझाई थी, ये वही बातें हिंदी में भी लिखी हुई हैं। अब इसके प्रोविजन को समझने का प्रयास करते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर any first offender is convicted by a magistrate of the second class, not specially empowered by the High Court, and the magistrate is of opinion that the power conferred by this section should be exercised, he shall record the opinion to that effect and submit the proceeding to a magistrate of the first class, forwarding to the accused or taking bail for his appearance before such magistrate, who shall dispose of the case in the manner provided by subsection 2. यहाँ पर क्या कह रहा है प्रोविजन में कि यदि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जो कि हाई कोर्ट के द्वारा स्पेशली एम्पावर्ड नहीं किया गया है, अगर उसकी राय में किसी अपराध में प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का लाभ देना आवश्यक है या फिर अभियुक्त को प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट पे छोड़ना चाहता है, तो उस परिस्थिति में वो क्या करेगा, वो अपनी ओपिनियन को लिखित में मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को भेजेगा। तो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास क्या करेगा, उसको क्लास 2 में जो प्रक्रिया दी है उसके अनुसार उस प्रक्रिया को अपनाते हुए वो छोड़ने का निर्णय लेगा और इस स्थिति में वो क्या करेगा, वो मजिस्ट्रेट समय हाजिर होने के लिए जमानत भी ले सकता है। क्या कह रहा है इसका हिंदी वर्जन, परंतु जहां कोई अपराधी किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा जो उच्च न्यायालय द्वारा विशेषता सशक्त नहीं किया गया है दोषित किया जाता है और मजिस्ट्रेट की राय है कि धारा प्रदर्श शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, वहाँ वह अपनी भाव को अपनी राय अभिलिखित करेगा और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को कार्रवाई निवेदित करेगा और उस अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा अथवा उसकी मजिस्ट्रेट समय हाजिरी के लिए जमानत लेगा और मजिस्ट्रेट उस मामले का निपटारा उपधारा 2 द्वारा उबंधित रीत से करेगा। अब उपधारा 2 में कौन सी रीति दी है जिसमें मजिस्ट्रेट जो है क्लास 2 के मजिस्ट्रेट की ओपिनियन को फॉलो करते हुए अभियुक्त को प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट पे छोड़ने के लिए राजी होगा। तो आइए इसको पढ़ करके समझने का प्रयास करते हैं। क्लास 2 वेयर प्रोसीडिंग आर सबमिटेड टू द मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एज प्रोवाइडेड बाय सबसेक्शन 1, सच मजिस्ट्रेट में thereupon pass such sentence or make such order as the might have passed or made if the case had ordinarily been heard by him, and if think further inquiry or additional evidence on any point to be necessary, he may make such inquiry or take such evidence himself or direct such inquiry or evidence to be made or taken. यहाँ पर ये कह रहा है क्लास 2 में कि मजिस्ट्रेट प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट का लाभ सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की ओपिनियन पर उसी तरीके से छोड़ेगा जैसे वो उसके सामने ट्रायल हुआ। इसके अलावा ने दूसरी बात क्या कही है, यदि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की राय है कि इसमें कोई इंक्वायरी करनी चाहिए तो वो इंक्वायरी करेगा और यदि उसकी राय है कि कोई अतिरिक्त साक्ष्य इसमें लेना हो किसी पॉइंट पर वो आवश्यक है तो वो साक्ष्य ले लेगा और उसके बाद उसको प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट पे छोड़ने का निर्णय लेगा।
अब इसे क्लास 3 में चलते हैं। क्लास 3 जो है एडॉमिनेशन से संबंधित है। अभी क्लास 1 और जो क्लास 2 था हमारा प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट से संबंधित था। अब इसका क्लास 3 जो है एडॉमिनेशन के संबंधित है। एडॉमिनेशन में क्या है कि ये भर्त्सना करके यानी कि डांट फटकार करके अभित को छोड़ने की बात कहता है। क्या है क्लास 3? इन एनी केस इन विच अ पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ theft in a building, dishonest misappropriation, cheating or any offense under the penal code, punishable with not more than 2 years for imprisonment, or any offense punishable with fine only, and no previous conviction is proved against him, the court before he has convicted be, if he think fit, having regard to the age, character, antecedent, physical or mental condition of the offender, and to the trivial nature of the offense or extenuating circumstances under which the offence was committed, instead of sentencing him to any punishment, release him after due examination। क्या कह रहा है? तो इसमें ये बताया गया है कि जब एडॉमिनेशन की बात आएगी तो उसमें किन अपराधों में एडॉमिनेशन की बात दी जा सकती है। तो कौन कौन से अपराध हैं? थेफ्ट है, थेफ्ट इन ए बिल्डिंग है, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन है, चीटिंग है, और ऐसे ऑफेंस जिसमें 2 साल तक की सज़ा है, या फिर ऐसे ऑफेंस जिसमें सिर्फ जुर्माना की बात कही गई है, और ये देखिएगा कि उस ऑफेंस में कोई प्रीवियस कन्विक्शन ना हुआ हो। तो जब ये सारी परिस्थितियाँ शर्तें पूरी हो रही होंगी तब उस परिस्थिति में वो देखेगा कि अभियुक्त की एज क्या है, उसका चरित्र कैसा है, उसका पूर्वव्रत क्या है, उसकी फिजिकल और मेंटल कंडीशन क्या है, अपराध तुच्छ प्रवृत्ति का है या नहीं है, और एक्सटेनिंग सर्कमटेंशन यानी परिसीमनकारी परिस्थितियां हैं उस अपराध में नहीं है। इन सब बातों को देखने के बाद जो है वो एडॉमिनेशन पर उसको रिलीज कर सकता है। किसी ऐसी दशा में जिसमें कोई व्यक्ति चोरी, किसी भवन में चोरी, बेईमानी से दुर्विनियोग, छल या भारतीय दंड संहिता के अधीन 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए या केवल जुर्माने से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषित किया जाता है और उसके विरुद्ध कोई पूर्व दोषी साबित नहीं की गई, यदि वह न्यायालय जिसके समक्ष वह ऐसे दोषित किया गया है ठीक समझे तो वह अपराध की आयुशील, पूर्ववत या शारीरिक या मानसिक दशा को और अपराध की तुच्छ प्रवृत्ति को या किन्हीं परिसीमनकारी परिस्थितियों को जिसमें अपराध किया गया है ध्यान में रखते हुए कोई दंडादेश देने के बजाय सम्यक भर्त्सना के पश्चात छोड़ सकता है। तो ये आपने देखा क्लास 3 में एडॉमिनेशन के लिए किन अपराधों में एडॉमिनेशन दिया जाता है, कौन सी शर्तें होती हैं, और देने से पहले न्यायालय किन किन परिस्थितियों पर विचार करता है और उसके बाद एडॉमिनेशन को देता है। तो इस पर क्लास 3 में बताया गया है जिस पर मैंने अभी चर्चा की है। अब इसे क्लास 4 की ओर चलते हैं, जहाँ पर ये बताया गया है कि अपीलेट कोर्ट, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन और रिवीजन कोर्ट को भी जो है ये एडॉमिनेशन पर या फिर गुड कंडक्ट पर छोड़ने की पावर है। An order under this section may be made by any appellate court or by the High Court or Court of Session when exercises power of revision। इस धारा के अधीन आदेश किसी अपीलीय न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा या सेशन न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है जब वह अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो। अब इसे क्लास 5 में क्या बताया गया है? क्लास 5 में बताया गया है when an order has been made under this section in respect of any offender, the High Court or Court of Session may an appeal where there is a right of appeal to which court or when exercising its power of revision set aside such order and in lieu of thereof pass sentence of such offender according to law। जब किसी अपराधी के बारे में इस धारा के अधीन आदेश दिया गया है तब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय उस दशा में जब न्यायालय में अपील करने का अधिकार है, अपील किए जाने पर यह अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे आदेश को अपास कर सकता है और ऐसे अपराधी को उसके बदले में विधि के अनुसार दंडादेश दे सकता है। यानी कि मान लीजिए किसी अभियुक्त को न्यायालय के द्वारा प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट पर या एडॉमिनेशन पर छोड़ा गया, अब उसमें कंप्लेनेंट के माध्यम से या फिर स्टेट गवर्नमेंट उसमें अपील करती है, रिवीजन में जाती है, तो उस परिस्थिति में न्यायालय को यदि उचित लगेगा अपीलेट कोर्ट को, रिवीजन कोर्ट को, तो उस प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट के ऑर्डर को या फिर एडॉमिनेशन के ऑर्डर को सेट असाइड भी कर सकती है।
नीचे एक प्रोविजन में कहा गया है, प्रोवाइडेड द हाई कोर्ट, अ कोर्ट ऑफ सेशन शैल नॉट अंडर दिस सेक्शन इन्फ्लिक्ट अ ग्रेटर पनिशमेंट दैट माइट हैव बीन इम्प्लिसिड बाय द कोर्ट बाय विच ऑफेंडर वाज कन्विक्टेड। परंतु उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा इस उपधारा के दिन उस दंड से अधिक दंड नहीं देगा जो उस न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है जिसके द्वारा अपराधी दोषित किया गया है। यानी कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा मान लीजिए किसी अपराध में, कोई ट्रायल में किसी को दोषित किया गया और दोषित के बाद जो है उसको प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पर या फिर एडमोनेशन पर छोड़ा गया, तो जितनी सज़ा उसमें दोषित करने पे उसको दी गई थी, लेकिन सज़ा तो उसको दी नहीं क्योंकि पॉइंट ऑफ सेंटेंस पे छोड़ा गया। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया ट्रायल कोर्ट को उस अपराध में जितनी सज़ा देने की पावर थी उससे अधिक हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन या अपीलेट कोर्ट या रिवीजन कोर्ट जो है उससे अधिक सज़ा नहीं देगा। अब इसे क्लास 6 पे चलते हैं। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 121, 124 एंड 373 शैल सो फार एज मे बी अप्लाई इन द कोर्ट ऑफ श्योरिटीज ऑफर्ड इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। धारा 121, 124 और 373 के उपबंध इस धारा के उपबंध के अनुसरण में पेश किए गए प्रतियों के बारे में जहाँ तक हो सके लागू होंगे। Class 7. The court before directing the release of offender under subsection 1 shall be satisfied that offender or his surety if any fixed place of abode or regular occupation in the place where which the court act on which the offender is likely to live during the period named for the observation of the condition. किसी अपराधी के बारे में उपधारा के अधीन पे छोड़े जाने का निर्देश देने के पूर्व न्यायालय ये समाधान कर लेगा कि उस अपराधी का या उसके श्योरिटीज़ का कोई निश्चित वास स्थान या नियमित उपजीविका उस स्थान में है जिसके संबंध में न्यायालय कार्य करता है, जिसमें अपराधी उस अवधि के दौरान रहने की संभावना है जहां शर्तों के पालन के लिए उल्लेखित किया गया है। यानी कि श्योरिटीज़ के निवास स्थान या फिर एक्यूज को जहां पर प्रोविजन ऑफ अफेंडर यानी प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट पर या फिर एडमोनेशन के बाद छोड़ा जाएगा तो कुछ शर्तें लगाई जाएंगी, तो उन शर्तों का पालन कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उसके बाद कोई निश्चित निवास स्थान है नहीं, इन सब बातों पर भी गौर करेगा। क्लास 8 में बताया गया, इफ द कोर्ट विच कन्विक्टेड द ऑफेंडर और कोर्ट विच कुड हैव डेल्ट विद द ऑफेंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओरिजिनल ऑफेंस is satisfied that the offender has been failed to observe any of the condition of recognize, it may issue warrant for his appearance. यदि न्यायालय का जिसमें अपराधी को दोषित किया गया है और यदि न्यायालय जो अपराधी उस संबंध में मूल अपराध के बारे में कार्रवाई कर सकता समाधान हो जाने पर कि अपराधी अपने मुचलके की शर्तों में किसी का पालन करने में असफल रहा और तो उसके पकड़े जाने के लिए वारंट जारी कर सकता है। यानी कि आपको श्योरिटी पर छोड़ा गया, विद और विदाउट श्योरिटी पर छोड़ा गया है और आपने जिन कंडीशन को फॉलो करने के लिए आपसे कहा गया है कि आप जो है शांति बनाए रखेंगे, शांति कायम रखेंगे, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पकड़ने के लिए जिस ट्रायल कोर्ट के द्वारा आपको छोड़ा गया उसी ट्रायल कोर्ट के द्वारा आपको पकड़ने के लिए वारंट भी जारी किया जा सकता है यदि आप मुचलकों की शर्तों का पालन नहीं करते हैं। क्लास 9 में बताया गया है, एन ऑफेंडर व्हेन अप्रीहेंडेड ऑन एनी सच वारंट शैल बी ब्रॉट फॉरथविथ बिफोर द कोर्ट इशूइंग द वारंट एंड सच कोर्ट में आइदर रिमांड हिम इन कस्टडी अंटिल द केस इज हियर्ड और एडमिट हिम टू बेल विद ए सफिशिएंट श्योरिटी कंडीशनल ऑन हिज अपीयरिंग फॉर सेंटेंस एंड सच कोर्ट में आफ्टर हियरिंग द केस पास सेंटेंस। और जब कभी कोई अपराधी ऐसे किसी वारंट पर, यानी कि जो क्लास 8 में जो वारंट जारी किया गया है, यानी कि जो मुचलकों की शर्तों का पालन न करने पर जब क्लास 8 में जो वारंट जारी किया गया है और उस वारंट के अनुपालन में अपराधी को जब पकड़ के लाया जाता है तो वारंट जारी करने वाले मजिस्ट्रेट के समय तत्काल लाया जाएगा और न्यायालय या उसके लिए अभिरक्षा में रखने के लिए प्रतिपेक्षित कर सकता है। तो न्यायालय क्या करेगा, उसको कस्टडी में लेने का आदेश दे देगा तब तक जब तक मामले की सुनवाई ना हो जाए। सुनवाई किस पर बाकी है, पॉइंट ऑफ सेंटेंस पर सुनवाई बाकी है, या फिर इस शर्त के लिए कि दंडादेश के लिए हाजिर होगा, पर्याप्त श्योरिटी के लिए जमानत दे सकता है। यानी कि अगर वो अभियुक्त जो है सफिशिएंट श्योरिटी दे रहा है और श्योरिटी पर ये एक्नॉलेज करेगा कि नहीं साहब पॉइंट ऑफ सेंटेंस की जब सुनवाई होगी तो हाजिर हो जाएगा, तो उस कंडीशन में पॉइंट ऑफ सेंटेंस की सुनवाई के लिए उसको छोड़ा जा सकता है। तो ऐसा न्यायालय मामले की सुनवाई के पश्चात दंडादेश भी दे सकता है। क्लास 10 में बताया गया, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ प्रोफेनर ऑफेंडर एक्ट 1958 और द चिल्ड्रन एक्ट 1960 और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स फॉर द ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग, रिहैबिलिटेशन ऑफ द यूथफुल ऑफेंडर। ये बताया गया है कि इस धारा की कोई बात
अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 या बालक अधिनियम 1960 या फिर किशोर अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण या सुधार से संबंधित तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के उल्लंघन पर प्रभाव नहीं डालेगी। अब सेक्शन 361 को भी पढ़ना और समझना बहुत आवश्यक है। क्या उसका मार्जिनल है? स्पेशल रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन सर्टेन केसेस वेर एनी केस द कोड could have dealt with any accused person under section 360 or under the provision of Probation of Offender Act or a youthful offender under the Children Act 1960 or any other law time in force for the treatment, training or rehabilitation of youthful offender, but has not done so, it shall be recorded in the judgment the special reason for having done so। यानी कि यदि अभी को 360 CRPC में जो प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट पर या फिर एडॉमिनेशन पर नहीं छोड़ा गया है, तो उस या फिर प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट या फिर चिल्ड्रन एक्ट या फिर यूथफुल एक्ट के तहत उसको नहीं छोड़ा गया है, तो उस परिस्थिति में उसके कारण को दर्शाएगा कि क्यों नहीं छोड़ा गया है उसको। तो ये सेक्शन से 361 में ये बात कही गई है। इसके बाद अब मैं अपनी आने वाली लेक्चर सीरीज में प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट पर ले चलूँगा आपको, और प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के बारे में इसके एक एक प्रोविज़न पर चर्चा करूँगा। क्योंकि प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट से मिलते जुलते उपबंध ही 360 CRPC में दी गए हैं, इसलिए इसको 360 CRPC और 361 CRPC का जानना आपका अति आवश्यक था। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।